गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABSD, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्रबंध लेखांकन क्या है, इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने बात करी और साथ ही साथ हमने इसकी विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस किया। हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है और इसकी क्या क्या यंत्र एवं तकनीकें हैं। तो पहले हम बात करें प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र की। हम ऑलरेडी ये बात करके आ चुके हैं कि प्रबंध लेखांकन क्या है। तो एक बार पुनः बताना चाहूँगी कि प्रबंध लेखांकन से क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, संकलित किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि जो भी मैनेजर्स है, प्रबंधक है, उनको नीतियाँ निर्धारित करने में, कोई भी डिसीजन लेने में, जो भी उसके डेली रूटीन के काम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पूर्ण संचालित करने में सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था की जो भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित वित्तीय एवं अन्य संबंधित तथ्यों को ऐसी विधियों और तकनीक और पद्धतियों द्वारा इस प्रकार से कुशलता के साथ संकलित, वर्गीकृत, व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध सूचना प्रबंधकों को समस्या सुलझाने में और उनको समझने में और संबंधित निर्णय लेने में आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। चूँकि हम इसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो इनके क्षेत्रों में हम क्या क्या हम शामिल करेंगे विषयों को, तो वो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो क्षेत्र यहाँ पे है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए नया शब्द नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है ये हम ऑलरेडी बहुत 11th क्लास से पढ़ते हुए आ चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो भी व्यवसाय के सौदे होते हैं उनकी हम प्रारंभिक प्रविष्टियाँ करते हैं, फिर उसकी खतौनी करते हैं, खातों के शेष निकालने के बाद में ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर आके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं जिससे कि उस व्यापार के जो भी व्यावसायिक परिणाम है वो व्यवसायी को पता लग सके, मतलब कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है। दो तरह के स्टेटमेंट इसके अंदर होते हैं। एक तो इनकम स्टेटमेंट होता है जो कि लाभ हानि खाता होता है, जो कि व्यापार की लाभ हानि को दर्शाता है, और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें हम बैलेंस शीट को शामिल करते हैं जो उसकी व्यवसाय की किसी भी एक निश्चित तिथि को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रकट करता है। तो इसमें सभी असेट्स और लायबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लासीफाई करके हम यहाँ पर बताते हैं। और ये भी बात हमको अच्छे से पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो वित्तीय लेखांकन है, वो प्रबंध लेखांकन की एक आधारशिला है। बगैर वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन अपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, परिचालन क्रिया है, उसको किसी भी प्रकार से पूर्ण नियंत्रित और समन्वय नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक मेन जो इसका हो गया स्कोप हो गया प्रबंध लेखांकन का, वो हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, लागत लेखांकन। यह कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये हम सेकेंड ईयर में हम फर्स्ट ईयर में ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि लागत, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी लागत आ रही है, यह जानने की प्रक्रिया और तकनीक है लागत लेखांकन। तो प्रबंध के जो मेन जो काम होते हैं जैसे नियोजन है, निर्णयन है, नियंत्रण है, तो इन सब को प्रभावी रूप से करने के लिए जो उपकरण, जो टूल्स काम में लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, मटेरियल कंट्रोल है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग है, तो ये सब जो टूल्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उपलब्ध करवाती है। तीसरा जो यहाँ पे स्कोप है प्रबंध लेखांकन का, वो है बजटिंग और फोरकास्टिंग। तो बजटिंग बजटन का मतलब क्या होता है? बजटन का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो पास्ट के आधार पे फ्यूचर का पूर्वानुमान लगाना। पास्ट में जो भी हुआ है उसको एक आधार बनाकर हम क्या करते हैं, व्यवसाय की जो भावी योजनाएं हैं या भावी नीति है या भावी जो भी लक्ष्य है उनको निर्धारित करना ही क्या होता है, बजटिंग होता है। और फिर उसके आधार पर जो हमने भावी पूर्वानुमान लगाए हैं उसका आगे जाकर वास्तविक जो भी निष्पादन होता है उससे तुलना की जाती है। कुछ भी वेरिएशन अगर आते हैं तो संबंधित व्यक्ति या विभाग को उत्तरदायी ठहराया जाता है
तो ये सब काम किए जाते हैं बजटिंग और फोरकास्टिंग में। ये भी एक बहुत ही मेन स्कोप है प्रबंध लेखांकन का। नेक्स्ट जो स्कोप यहाँ पर है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी उपकरणों जैसे कि ग्राफ्स जो हम पढ़ के आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ग्राफ्स है, चार्ट्स है, रेखाचित्र है, सूचकांक, सारणियाँ आदि के उपयोग से क्या होता है कि जो प्रबंध जो अकाउंटेंट है वो अपनी सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे रोचक तरीके से, अर्थपूर्ण, बहुत ही उसको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वो इनकी सहायता से कर सकता है। इसके बिना वो जो भी अपनी सूचनाएं, जो भी रिपोर्ट जो प्रबंधकों के सामने पेश करेगा, अगर वो इन विधियों का उपयोग नहीं करेगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो जो समझाना चाह रहा है, जो सूचनाएं देना चाह रहा है, वो शायद सही अर्थों में प्रबंधकों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अतिरिक्त टाइम सीरीज़ का या रिग्रेशन एनालिसिस है, प्रति सैम्पलिंग का है, आदि तकनीकों का उपयोग भी हम नियोजन और पूर्वानुमान के लिए, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काम में लेते हैं। बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट जो इसका स्कोप है, क्षेत्र है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब, वैसे तो हम फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जब से सामग्री प्राप्त की जाती है तब से लेकर जब तक उसका निपटारा नहीं कर दिया जाता, जब तक उसको ख़त्म नहीं या उपयोग में नहीं लिया जाता, तब तक उस पर जो पूरा उसका नियंत्रण जो कहलाता है वो सामग्री नियंत्रण कहलाता है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा लागत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मटेरियल पे व्यय किया जाता है, तो इस पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसका मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए किसी भी मटेरियल का, डेंजर लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या रखना चाहिए किसी भी व्यवसायी को, किसी भी उत्पादनकर्ता को। तो ये सब निर्णय प्रबंधक को लेने पड़ते हैं, प्रबंध को लेने पड़ते हैं। तो सामग्री नियंत्रण का अध्ययन भी प्रबंध के निर्णयों के लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट स्कोप है समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन प्रबंध के लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका अध्ययन किया जाता है, उससे जो पूर्व की अवधि है उससे उसकी तुलना की जाती है या अन्य फर्मों से उसकी तुलना की जाती है, और फिर उन समूहों का विश्लेषण करके निर्वचन करने के बाद में जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो सरल भाषा में प्रबंधक के सामने प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट जो इसका स्कोप है वो है टैक्स अकाउंटिंग। वर्तमान युग में जो टैक्स प्लानिंग है और टैक्स की जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी आय का एक निश्चित भाग अपने पास ले लेती है हमसे, जिसे हम टैक्स के रूप में जानते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों का अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो उनकी टैक्स रिटर्न भरना, उन टैक्स कैलकुलेट करना, उसके बाद में कर का भुगतान करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी काम होता है किसी भी व्यवसाय के लिए, प्रबंधकों के लिए। तो ये सब काम सही समय पर उस प्रॉपर मैनर में करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो टैक्स प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से कम कर चुकाया जा सके। तो ये सब काम जो किए जाते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका स्कोप है वो है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण। फर्म के विभिन्न विभागों के कार्यों का निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है कि जो भी विभिन्न विभाग है उन्होंने अपना काम सही ढंग से किया है कि नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, किसकी जवाबदेही है, जवाबदेही का निर्धारण करना। तो इन सब में भी प्रबंध जो है वो एक उपयोगी भूमिका यहाँ पर निभाता है। नेक्स्ट स्कोप है रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर जो भी प्रतिवेदन, जो भी रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, उनका जिन लोगों से संबंध होता है उन लोगों को तुरंत भेजना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए उसके संबंध में, या निर्णय लेने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड के आधार पर हो सकते हैं। तो ये भी एक मेन स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और जो लास्ट स्कोप यहाँ पे शामिल किया गया है, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, विधियाँ एवं प्रक्रियाएं। सामान्यतया क्या होता है कि जो भी कार्यालय सेवाओं का प्रबंध भी प्रबंध लेखापाल के नियंत्रण में ही होना चाहिए। जो भी ऑफिस सर्विसेज हैं उसका मैनेजमेंट भी किसके हाथ में होना चाहिए, प्रबंध लेखापाल के पास में ही होना चाहिए। समूहों के
जो विधायन है, उपयोग है, फाइलिंग का काम है, प्रतिलिपिकरण का काम है, डाक सेवाएं हैं, आदि सब कार्यालय की प्रबंध सेवाएं होती हैं। इसके विभिन्न विभागों को आवश्यक सांख्यिकी समग्र सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इसे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्रमुख स्कोप माना गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन के टूल्स और टेक्निक्स की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैनेजमेंट को जो भी विभिन्न काम हैं वो अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायता करने के लिए हुआ है। तो उसमें उन सभी टूल्स और टेक्निक को अपना लिया गया है या अपना लेना चाहिए जो कि उनके कार्य को पूरा करने में या निष्पादन करने में सहायता होती है। उसमें पहला और प्रमुख यंत्र और तकनीक कह सकते हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन क्या है, पहले तो हम ये बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हम पढ़ के आते हैं प्रबंध के अंदर, किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना वो प्लानिंग होता है। अब क्योंकि उसके आगे फाइनेंशियल वर्ड लग चुका है वित्तीय नियोजन, तो वित्त से संबंधित प्लानिंग करना, पूर्वानुमान लगाना ही क्या है, वित्तीय नियोजन। अब वित्त के अंदर क्या आता है, वो वित्त के अंदर आता है पूंजी साधन, कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो वित्तीय नियोजन एक वह तकनीक है जिसके द्वारा संस्था के कुल पूंजी साधनों का पूर्वानुमान किया जाता है या उसका स्वरूप निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें किन किन चीज़ों को निर्धारित किया जाता है कि जो व्यवसाय में फंड की या वित्त की पूर्ति के सोर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना होगा, उसमें शॉर्ट टर्म कितना होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी इक्विटी शेयर कितनी होगी, प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे, डेब्ट कैपिटल और जो स्वामी पूंजी है उनके बीच का रेशियो क्या होगा, व्यवसाय की साख और छूट संबंधी नीति क्या होगी। तो ये सब जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है और एक सफल प्रबंध लेखांकन पद्धति के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय द्वारा उक्त सभी तथ्यों के संबंध में एक ठोस नीति अपनाई जाए। अगर इनके संबंध में ठोस नीति अपनाई जाएगी तो ही जो वित्तीय नियोजन है वो प्रबंध लेखांकन के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र और तकनीक साबित हो सकता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त कोई भी किसी भी प्रकार की चूक की जाती है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। तो ये एक महत्वपूर्ण टूल है प्रबंध लेखांकन के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण टूल है, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं शुरू से ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। पूरे साल जो भी लेन देन हुए हैं उनका लेखा जोखा करना और साल के अंत में आके अंतिम खाते बनाना, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना। तो वित्तीय लेखा विधि के माध्यम से तैयार किए गए जो भी वित्तीय विवरण है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आधारशिला होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं। तो ये एक मेन टेक्निक है, टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट जो टूल है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐतिहासिक लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी उत्पादन संबंधी लागतें होती है, वास्तविक लागतें होती है, वास्तविक व्यय होते हैं, उनको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लागत लेखांकन की आधारभूत पद्धतियों में जैसे कि जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इनको शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में और भी नई नई विधियां डेवलप हुई है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, डिसीजन अकाउंटिंग है, इन्हें भी सम्मिलित किया गया है। तो इसीलिए जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक मेन टूल के रूप में प्रबंध लेखांकन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। जो नेक्स्ट टूल यहाँ पर बोला है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मानक अथवा प्रमाप लागत लेखांकन। प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे हमने बात करी कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं, जॉब कॉस्टिंग मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, उनकी जो भूतकालीन समंक है, जो भी पास्ट डेटा है उसका विश्लेषण करके उनके आधार पर भविष्य में होने वाली लागतों को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार निश्चित किए गए लागत के मापदंडों को मानक के नाम से जानते हैं। जो भी हमने एस्टिमेट किया है फ्यूचर के लिए उसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। जब वास्तव में प्रोडक्शन होता है, वास्तविक परिणाम या वास्तविक लागत जो आती है उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से तुलना की जाती है और
तुलना करने पे ज्ञात किया जाता है कि दोनों में वेरिएशन है या नहीं है। जो वेरिएशन है, वेरियांस है, वो अनुकूल है या नहीं है, प्रतिकूल है। उनके कारणों का पता लगाया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। अगर जो रीजंस है वो कंट्रोलेबल है तो फिर उन वेरिएशन को दूर करने के यहाँ पर सारे उपाय किए जाते हैं। तो ये सब जो है प्रबंधन के निर्णयों में मानक लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो टूल और टेक्निक है वो है बजटरी कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग, बजट नियंत्रण एवं पूर्वानुमान। बजटिंग क्या है ये तो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें हम क्या करते हैं, संस्था की नीतियों और भावी योजनाओं को मौद्रिक मदों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। विभिन्न व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर बजट बनाया जाता है और जो विभिन्न विभाग है, विभिन्न कार्यकर्ता हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाती है। ठीक है। उसके बाद में जो भी वास्तविक परिणाम आते हैं उनकी तुलना जो भी बजट है उससे की जाती है और संबंधित विभाग को उनके जो भी अंतर है उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो लागतें हैं उनको परिवर्तनशील और स्थायी वर्गों में विभक्त करते हैं। ठीक है। तो जो कॉस्टिंग का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें तो जो फिक्स कॉस्ट होती है उनको लागत केंद्रों पर संबंधित कर दिया जाता है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट को लागत केंद्रों के साथ संबंधित नहीं करके उस जिस पीरियड से संबंधित वो फिक्स कॉस्ट है उस पीरियड की बिक्री से प्राप्त जो आय होती है उसमें से घटा दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो सीमांत लागत लेखांकन है वो भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। डिसीजन अकाउंटिंग, निर्णय लेखांकन। निर्णय क्या है, पहले तो हम ही बात करते हैं डिसीजन मेकिंग है क्या। तो एक बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं बताऊं तो डिसीजन मेकिंग जो है वो विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है। अब सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पारस्परिक तुलना की जाती है। ठीक है। वो पारस्परिक तुलना लागत के आधार पर की जाती है, अनिश्चितता तत्व को न्यूनतम करके की जाती है। तो इस प्रकार से जो इस बात का निश्चय करना होता है कि प्रत्येक उपलब्ध विकल्प संस्था की उत्पादन मात्रा, संबंध लागत, विक्रय लाभ, अन्य बातों को किस प्रकार से प्रभावित करता है और उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट जो है टूल और टेक्निक वो है कंट्रोल अकाउंटिंग। नियंत्रण लेखांकन अपने आप में कोई कंट्रोल अकाउंटिंग कोई अकाउंटिंग मेथड नहीं है अलग से। इसमें हम क्या करते हैं, प्रबंध लेखाकार विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों और सुपरवाइजरों को उपयोगी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जो भी तथ्य उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिले हैं उनका विश्लेषण, निर्वचन और प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करता है कि जिससे अपने ज्ञान, प्रतिभा आदि का उपयोग करके उनका विश्लेषण करता है, तथ्यों का निर्वचन करता है, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण करता है। नेक्स्ट जो है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, पूर्ण मूल्यांकन लेखांकन। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में जो असेट्स होती है उनका लेखा जो है वो रिवैल्यूएशन मूल्य पे किया जाता है, ना कि उनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर नहीं किया जाता। कारण इसका यह है कि इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, यह विश्वास दिलाना होता है कि संस्था की जो पूंजी है वो सुरक्षित है, अर्थात जो भी मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव जो है वो लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए लाभ और हानि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन में लेखांकन सूचना को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि संबंधित कर्मचारी को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के विषय में आंकड़े उपलब्ध कराने का अभिप्राय उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मानक तथ्यों तथा उसके द्वारा संपादित वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना होता है, जिससे वह अपनी कार्यकुशलता का मापन कर सके तथा प्रबंधक उसके कार्यों पर नियंत्रण कर सके। मतलब कि जिस भी विभाग या किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए अगर उत्तरदायी ठहराना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने उसके संबंध में
जो भी स्टैंडर्ड्स हमने तय किए हैं वो, और साथ में जो भी उनका वास्तविक निष्पादन है, दोनों सूचनाएं उन तक पहुंचाना तथा साथ में बताना कि उनके कार्यों में अंतर रहा है तो क्यों रहा है। तो इस तरीके से वह अपनी कार्यकुशलता का मापन कर सकता है और उसके संबंध में प्रबंधक जो है वो भी नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टूल और टेक्निक वो है परिमाणात्मक विधियाँ। जो भी आजकल चल रही है क्वांटिटेटिव टेक्निक, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थियरी है, क्यूइंग थियरी है, सिमुलेशन थियरी है, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर शामिल किया जाता है। क्योंकि इनके माध्यम से क्या करती है जो मैनेजर्स या जो लेखाकार है, प्रबंध लेखाकार, वो निर्णय में जो भी जोखिम होती है उसकी मात्रा को न्यूनतम करता है इन विधियों के माध्यम से। टैक्स अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा काम है। बड़ी बड़ी जो भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं, औद्योगिक संस्थाएं हैं, सभी का कर दायित्व होता है, बहुत अधिक होता है। उन्हें करोड़ों रुपए उत्पादन कर के रूप में या विक्रय कर के रूप में, निगम कर के रूप में, आयकर के रूप में चुकाने होते हैं। इन करों का उचित विवरण समय समय पर प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो कर का भुगतान करना होता है, कभी कभी अग्रिम कर का भुगतान भी आवश्यक होता है। तो ये सब जो है इससे संबंधित सूचनाएं भी प्रबंध लेखाकार के लिए महत्वपूर्ण टूल और टेक्निक के रूप में काम आते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक बहुत ही प्रबंधक को निर्णय कार्य में सहायता करने में, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में बहुत ही उपयोगी होता है। और लास्ट टूल और टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वह है ऑडिटिंग। अंकेशन को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है। तो लागत अंकेशन का अलग अलग काम है। कॉस्ट ऑडिट का काम होता है कि लागत लेखों की शुद्धता की जांच करना। वैसे ही प्रबंध अंकेशन का काम होता है प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करना। तो इसी तरीके से ये जो ऑडिटिंग है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए या मैनेजमेंट और लेखाकार के कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र और तकनीक के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने हमारी वीडियो लेक्चर में बात करी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र क्या है और उसकी क्या क्या यंत्र और तकनीकें हैं। थैंक यू सो मच।